करोड़ों की हेराफेरी के किंग बिशप पीसी सिंह पर बड़ा खुलासा हुआ है। 2 करोड़ से ज्यादा एफडी की जानकारी जांच एजेंसी को मिली है। ईओडब्ल्यू की पूछताछ में इसका खुलासा भी हुआ। केंद्रीय एजेंसियां भी बिशप से पूछताछ लगातार कर रही हैं। जानकारी मिली है कि बिशप पीसी सिंह ने 174 बैंक खाते खोल रखे हैं। बैंक खातों की डिटेल खंगालने में ईओडब्ल्यू के अधिकारी लग गए हैं। इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी मदद ली जा रही है। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद अब नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में ईओडब्ल्यू को जानकारी मिली है कि बिशप पीसी सिंह ने 174 बैंक खाते खोल रखे हैं, जिसमें से 48 बैंक खातों में स्कूलों की फीस जमा होती है, तो बाकी बैंक खाते धार्मिक संस्थाओं, परिवारजनों और अन्य लोगों के नाम पर हैं, जिनका पूरा संचालन पीसी सिंह ही करता है। सीएनआई यानी द चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के मॉडरेटर और बिशप पीसी सिंह पर लगातार ईओडब्ल्यू की नकेल कसी जा रही है। बड़ी खबर यह है कि ईओडब्ल्यू के अलावा केंद्रीय जांच एजेंसियों ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। धर्मांतरण समेत विदेशी फंडिंग के एंगल पर जहां केंद्रीय एजेंसियां अलर्ट हुई हैं, वहीं सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर धर्मांतरण के एंगल पर और जमीनों की खरीद फरोख्त के एंगल पर जिला प्रशासन अब पूरी कार्रवाई पर नकेल कसे हुए है। वहीं बैंक खातों की डिटेल खंगालने में ईओडब्ल्यू के अधिकारी लग गए हैं। इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी मदद ली जा रही है। नागपुर से पीसी सिंह की गिरफ्तारी की गई थी और ईओडब्ल्यू लगातार जो जांच है वो यहाँ जारी। देख सकते हैं अधिकारियों की भी गाड़ी जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई है और लंबी गहन जो पूछताछ है वो यहाँ पर पीसी सिंह से जारी है। इसी दफ्तर में पीसी सिंह को रखा गया और तमाम मसलों को लेकर जो जांच परख है वो की जा रही है। इस लिहाज से बेहद अहम अब ये हो जाता है कि क्या विदेशी फंडिंग के आधार पर भारत देश में धर्मांतरण कराया जा रहा था और आखिर कहां कहां इनके कनेक्शन पाए गए हैं। बहुत बड़ा और जटिल मसला है। जो भी हो, इस जांच का दायरा और अधिक बढ़ सकता है। आपको बता दें कि बिशप पीसी सिंह के ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान ईओडब्ल्यू को भारी मात्रा में कैश मिला था, जिसके बाद नागपुर से पीसी सिंह की गिरफ्तारी हुई थी और अभी ईओडब्ल्यू रिमांड पर पीसी सिंह से पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने सदन के अंदर से लेकर बाहर तक सरकार को घेरने की कोशिश की। अंदर जहां कारण डैम से लेकर पोषण आहार जैसे मसलों पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था, तो सदन के बाहर किसानों को की फसलों के वाजिब दाम न मिलने के बहाने विपक्षी विधायकों ने विधानसभा के गेट पर जमकर लहसुन पॉलिटिक्स की। लेकिन कई मोर्चों पर विपक्ष भी घिरा नजर आया। मसलन जो विपक्ष सत्र को छोटा बताकर सरकार को कोस रहा था, उस विपक्षी दल के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष खुद सदन में मौजूद नहीं थे। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया, लेकिन अक्सर ऐसे सत्रों का जो शुरुआती हश्र होता आया है, यहां भी वही हुआ। नोकझोंक के बाद सत्र अगले दिन 14 सितंबर 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि विधानसभा स्पीकर का चर्चा के दौरान लंच ब्रेक न देने का फैसला आशाएं जगाता है। अब सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे की जगह 7:30 बजे तक सदन में लगातार चर्चा होगी। इस लिहाज से विधानसभा की कार्यवाही के 3.5 घंटे बढ़ जाएंगे, यानी जनता के मुद्दों पर ज्यादा बात। हम अपनी जो कार्यावधि है, हमारे समय है, उनमें कुछ की कटौती करते हुए उसको समय को वृद्धि करना है। जो दोपहर का लंच ब्रेक है 1.5 घंटे का, उसको ख़त्म किया है, उसको कंटिन्यूस करेंगे और शाम को 5:30 की जगह 7:30 बजे तक करेंगे। इस तरह से 3.5 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से हमने निकालने का प्रयास किया और आवश्यकता यदि होगी, ऐसा लगता है कि बहस पूरी नहीं हो पा रही है, तो 7:30 को और आगे भी बढ़ा सकते हैं। इधर विपक्ष कारम के साथ पोषण आहार पर भी चर्चा चाहता है। कांग्रेस के मुताबिक मानसून सत्र छोटा है, तो पीसीसी चीफ कमलनाथ एक बार फिर बोल गए कि वो सदन में बैठकर किसी की बकवास नहीं सुनना चाहते। मैं विधानसभा में 200 लोगों को मिल सकता हूँ। मैंने शिवराज से कहा था कि मैं शिवराज सिंह की बकवास नहीं सुनना चाहता विधानसभा में बैठ के। उस समय में मैं 200 लोगों को मिल सकता हूँ। इधर बीजेपी ने कमलनाथ के सदन की कार्यवाही में शामिल न होने को ही मुद्दा बना लिया। प्रारंभ वाले ही दिन अनुपस्थित, पता नहीं कैसा लगेगा कांग्रेस के विधायकों को कि सेनापति ही नहीं।
जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने में कभी रुचि कांग्रेस और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की रही ही नहीं है। सदन बैठने के साथ ही अंदर हंगामा तो बाहर लहसुन पॉलिटिक्स शुरू हो गई। कांग्रेस विधायक किसानों को फसल का सही दाम न मिलने का हवाला देकर लहसुन लेकर सदन के बाहर पहुंच गए। दरवाजे पर लहसुन पटक दिया तो बीजेपी ने इसे किसान की मेहनत का अपमान बता दिया। बिल्कुल स्पष्ट है, ये सरकार जो विधायक खरीदी पे भरोसा करती है, पर किसान की लहसुन जो 50 पैसे प्रति किलो जा रही है, उस लहसुन को नहीं खरीदती है। हम लगे हैं सरकार पे दबाव बनाने कि किसान को लहसुन के भाव दो। क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है और अब ये सब चीज़ें सीजनल चीज़ें होती हैं, कभी किसी चीज़ के दाम घटते हैं, कभी बढ़ते हैं। उसके बाद भी सरकार जितना किसानों के लिए कर सकती है उतना कांग्रेस ने तो कभी किया नहीं, और इसलिए इनको तो कोई नैतिक अधिकार है नहीं। और इनके समय भी किसान सब्जी फेंकते थे तो इनने क्या किया था। दरअसल सत्र ठीक से चलाने एक दिन पहले ही सर्वदलीय बैठक, मुख्यमंत्री की मंत्रियों के साथ चर्चा और कांग्रेस बीजेपी ने विधायक दल की बैठक भी कर डाली, लेकिन नतीजा वही हुआ जो होता आया है। तो क्या ये बैठकें महज औपचारिकताएं भर रह गई हैं? क्या सदन को भी जनता के मुद्दों पर चर्चा के बजाय वार पलटवार का प्लेटफॉर्म बना लिया गया? हालांकि कुछ देर के लिए हाई प्रोफाइल हुए लहसुन को बाद में कचरे के डिब्बे में पहुंचा दिया गया, लेकिन सवाल ये कि क्या जनता से जुड़े मुद्दों पर वाकई सार्थक बहस हो पाएगी सदन में? भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राम के नाम पर सियासत करने वाली बीजेपी और उसकी सहयोगी